हेलो एवरीवन, क्लास 9 विषय हिंदी, पाठ संख्या सेकंड। बेटा ये कृतिका का सेकंड बुक चैप्टर चल रहा है, मेरे संग की औरतें। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था कि कैसे लेखिका जो मृदुला गर्ग है उसने अपने परिवार के सभी सदस्यों के बारे में बताया। पहले अपने नानी के व्यक्तित्व के बारे में, ठीक है, फिर अपनी माँ के व्यक्तित्व के बारे में, अपनी बहनों के बारे में, ठीक है। और उसने ये बताया कि उसकी नानी जो थी वो कैसा जीवन व्यतीत करती थी। नाना विदेश चले गए थे बैरिस्ट्री की करने के लिए, ठीक है। और नाना के विदेश जाने के बाद जब वो विदेश से आते हैं, वकालत करके आते हैं, तो जब वो वकालत करके आते हैं तो उनका रहन सहन विदेशी लोगों की तरह हो जाता है। लेकिन नानी ने अपने आप को वैसा बिल्कुल नहीं डाला, और ना ही कभी लेखिका ने बताया कि उनकी नानी ने कभी भी अपनी कोई भी इच्छा, अपना कोई भी किसी भी तरह की कोई इच्छा अनिच्छा कभी उनके नाना के सामने प्रकट नहीं की, ठीक है। पर्दे में रहने वाली, एक परंपरागत तरीके से जीवन व्यतीत करने वाली उनकी महिला थी वो। कौन? लेखिका की नानी। अब लेखिका ने क्या बताया, लेकिन जब नानी की तबीयत खराब हो गई और उन्हें यह लगा कि अब मेरा मरने का समय निकट आ गया, तो उन्होंने अपनी लास्ट समय पे अपनी इच्छा व्यक्त की और उन्होंने अपने पति अर्थात मेरे नाना से, कौन कह रहा है? लेखिका, मेरे नाना से कहा कि मैं तुम्हारे मित्र प्यारे लाल से मिलना चाहती हूँ, उसे एक बार बुलाओ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तो सबको ये बात बड़ी हैरत अंगेज लगी, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो महिला पूरी जिंदगी दूसरे पुरुष से तो बोलना दूर की बात, जो महिला पूरी जिंदगी अपने पति से भी खुल के नहीं बोल पाई, वो आज किसी अजनबी से मिलने की बात कह रही है, ठीक है, अपने पति के मित्र से। तो जब पति के मित्र को बुलाया गया, लेकिन लेखिका कह रही है कि मेरे नाना जिन समय की उसको पहचान गए कि वास्तव में समय कम है, ठीक है। तो वो समझ गए और उन्होंने अपने मित्र को मेरी नानी के पास बुलवाया। और अब जो नानी ने कहा वह तो हैरत अंगेज था। नानी ने कहा, क्या कहा? वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार से हो। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिए। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा, जिसे अपनी आज़ादी का पता नहीं था, जो पूरी जिंदगी अपने पति के बंधन में बंध के रही, ठीक है, पर्दा प्रथा को मानती रही। समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। ठीक, उन्होंने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया, उसमें साझेदारी की, पर अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न कर रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी, ठीक है। तो इस तरह मेरी माँ की शादी एक पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई। नानी ने पति के मित्र से क्या कहा कि मेरी पुत्री, जब नानी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई तो लेखिका बता रही है कि उस समय मेरी माँ की जो आयु थी वो मात्र 15 वर्ष की थी, ठीक है। 15 वर्ष की आयु में मेरी नानी ने अपनी इच्छा प्रकट की कि मेरी बेटी का विवाह अपनी तरह कोई स्वतंत्रता सेनानी अर्थात अपनी तरह कोई आज़ादी के सिपाही से करा देना, ठीक है। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी एक पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई, जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया, और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल ही उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर
चनका खा जाती। रात रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, लेकिन वो गांधी के सिद्धांतों के अनुसार ही जीती थी, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठाने पड़े। वो रात रात भर खादी की साड़ी, लेखिका बता रही है कि मेरी माँ खादी की साड़ी पहनने की प्रैक्टिस करती, क्योंकि गांधी जी के विचार थे सादा जीवन उच्च विचार। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर, लेखिका कह रही है कि मेरी माँ इतनी नाजुक, इतनी कोमल थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी कहा करती थी, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छीके पर टांग दी। अर्थात गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकशी नहीं की, अर्थात किसी ने उनसे घर का कोई काम नहीं करवाया। बड़े नाजों से मेरी जो माँ थी वो ससुराल में रही। क्यों नहीं? उसकी दो वजह थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम वाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों में खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वो हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई सब में अंग्रेज, क्योंकि विलायत में रहे थे। मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिर फिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उसने रोमांचक क्या कोई परी कथा होती है, नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी, वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। उनमें खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। देखिए लेखिका क्या बता रही है अपने माँ के गुण। खूबसूरत थी, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदार थी, ठीक है, निष्पक्षता, वो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती थी, उनमें ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जबानी राय जरूर मांगी जाती थी। देखिए, उनसे कोई ठोस कार्य कराया नहीं जाता था, लेकिन हर कार्य को करने में उनकी राय ली जाती थी, ठीक है, और पत्थर की लकीर की तरह निभाई। पत्थर की लकीर अर्थात उस बात को बिल्कुल मानना। लेखिका कह रही है कि मेरी माँ से घर में कोई काम नहीं कराया जाता था, लेकिन हर कार्य में उनकी राय ली जाती थी और उनके द्वारा दी गई राय को पत्थर की लकीर समझकर घर में सभी पूरा भी करते थे, ठीक है। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना। देखिए, अभी लेखिका ने अपनी नानी के बारे में बताया, ठीक है, फिर अपनी माँ के बारे में बताया। माँ के बारे में क्या बताया कि लेखिका की माँ का विवाह एक होनहार पढ़े लिखे युवक से हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण उसे आईसीएस की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया। उसके पास पुश्तैनी धन दौलत नहीं थी, अर्थात पुराना पैसा नहीं था। लेखिका की माता अपनी माँ तथा गांधी जी के विचारों को मानने को मजबूर थी। उसका शरीर अत्यंत दुबला पतला था। खादी की भारी साड़ी को पहनने में उनकी बड़ी कठिनाई लगती थी। घर में ससुराल का दबदबा था। घर में उनकी ही चलती थी। किसकी चलती थी? लेखिका की माँ की, ठीक है। अब लेखिका ने घर में माँ का प्रभाव, लेखिका की माँ का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। लेखिका ने कहा कि मेरी माँ का जो व्यक्तित्व था वो अत्यंत प्रभावशाली था। वह अत्यंत सुंदर थी, ईमानदार थी, सत्य पे निष्पक्ष थी। घर में कामकाज करने को उनसे कभी कोई नहीं कहता था, है ना।
परंतु हर काम में उनकी सलाह ली जाती थी, उनका निर्वाह भी किया जाता था। अर्थात लेखिका कह रही है कि मेरी माँ से जिस काम की सलाह ली जाती थी उसे घर में सब मानते भी थे। सारा काम उनकी सास, जेठानियाँ और पति संभाल लिया करते थे। उनका व्यवहार एक भारतीय माँ की तरह कभी नहीं रहा। ठीक है, लेखिका कह रही है कि उनका व्यवहार एक भारतीय माँ की तरह कभी नहीं रहा। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था। कौन कह रहा है ये? लेखिका क्या कह रही है कि मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। बचपन में मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था। तब देखा कि हम बच्चों की ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद तैयार रहते थे। दादी और उनकी जेठानियाँ ही नहीं, खुद मर्द जात पिताजी भी। लेखिका क्या कह रही है कि हमें बचपन में हमारी माँ से ज़्यादा हमारी दादी और हमारी ताइयों ने हमें पाला, और यहाँ तक कि हमारे पिता ने। उनका व्यवहार, लेखिका कह रही कि हमारी माँ का व्यवहार एक भारतीय माँ की तरह कभी नहीं रहा। उन्होंने न तो बच्चों को प्यार किया, न खाना पकाया, न घर के कामकाज देखे। उनकी इन कामों में रुचि ही नहीं थी। दूसरा कारण उनकी बीमारी भी थी। उनका अधिकांश समय संगीत सुनने, पुस्तकें पढ़ने और साहित्य चर्चा में बीतता था। ठीक है, लेखिका ने क्या कहा कि माँ ने कभी एक भारतीय माँ बनकर नहीं रही। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान हमारा ऊपर हमारी दादी ने दिया, पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। वह भरपूर था। अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए। जिस तिस से पूछकर, उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। लेखिका क्या कह रही है कि हमने कभी भी अपनी माँ को एक जैसे भारतीय माँ, दिन भर घर के काम करना, बच्चों का पालन पोषण करना, बच्चों की परवरिश में लगे रहना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में अपने पूरे जीवन को यूं ही व्यतीत कर देना, अपने सुख का कोई ख्याल न रहना। तो लेखिका कह रही है हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। ना उन्होंने कभी हमें लाड किया, ना ही उन्होंने हमें कभी प्यार किया, हमारे लिए ना खाना बनाया और ना ही अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उनमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। देखिए, बीमार तो लेखिका, जैसे कि आपको शुरू में बताया, लेखिका ने इसमें मैंने कहा सबके बारे में बता रही है, अपनी नानी, दादी, फिर बहनों के बारे में, माँ के बारे में। लेखिका ने क्या कहा कि ये बात तो थी कि मेरी माँ बीमार रहती थी, लेकिन घर के कामों में उनको अरुचि थी, इंटरेस्ट नहीं था। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त वो साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते, न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते, कि घर का कोई भी सदस्य उनसे कोई उम्मीद नहीं रखता था और ना ही किसी को बुरा लगता था। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वे पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। लेखिका कह रही है हर किसी के हृदय में मेरी माँ के प्रति अपार श्रद्धा थी। अब लेखिका कह रही है श्रद्धा के क्या कारण थे, क्यों थी सबके मन में श्रद्धा? ना तो वो एक अच्छी माँ बन पाई, ना एक अच्छी औरत, ना ही एक अच्छी बहू की के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन कर पाई। साबी खानदान के रोब के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए, कि कौन से दो कारण हो सकते हैं जिसके कारण मेरी माँ के को सब वैल्यू देते थे, सब उनसे प्रेम करते थे, सबका व्यवहार उनके प्रति अच्छा होता था,
लेखिका कह रही है मुझे दो बातें समझ आती हैं। एक तो ये कि वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। ठीक है बेटा, ये सबसे बड़ा गुण है। व्यक्ति को जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कितना भी कैसा भी समय आए, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। दूसरा, वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। अर्थात कोई उनसे अगर कोई बात कह देता था कि इस बात को किसी को नहीं कहना, तो कभी वो किसी की बात को कभी दूसरे से नहीं कहती थी। ठीक है, ना ही कभी वो झूठ बोलती थी। तो लेखिका कह रही है ये कुछ गुण ऐसे थे जो मेरी माँ के अंदर थे, जिसके कारण मेरी माँ के प्रति हर किसी के हृदय में श्रद्धा थी। जबकि वो ना तो घर के काम करती थी, ना अपना माँ का फर्ज कर्तव्य उन्होंने पूरा किया, ना बहू का और ना ही औरत का। अर्थात कोई कार्य मेरी माँ नहीं करती थी, बीमार रहती थी, घर के कामों में उन्हें बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। फिर भी इसके बावजूद भी वो सबकी चहेती थी। सबके मन में उनके प्रति अपार श्रद्धा थी। ठीक है बेटा, तो ये मेरे संग की औरतें लेखिका ने इसमें पहले अपनी नानी के बारे में बताया। ठीक है, फिर अब इसमें अपनी माँ के बारे में बताया कि एक तो उन्होंने ये बताया कि वो साबी खानदान से थी। ठीक है, झूठ नहीं बोलती थी, किसी की गोपनीय बात को किसी अन्य के सामने प्रकट नहीं करती थी। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही करेंगे। जितना आपको पढ़ाया है इसे आप ध्यान से सुनना, इस वीडियो को समझना और खुद पूरे चैप्टर की रीडिंग लगाना। कोई भी डाउट हो बेटा, अपने डाउट्स आप ज़रूर क्लियर करो और डेली का वर्क आप डेली करते रहिए। ठीक है, जो भी आपको वर्क, रिटर्न वर्क दिया जाता है, लर्निंग वर्क दिया जाता है, या जो भी कार्य है उसे आप डेली का डेली करो। ओके बेटा, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, थैंक यू।